वेलकम टू एवरीवन। क्या हाल है सभी के। देखिए लास्ट क्लास में हमने वेक्टर की में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे और वेक्टर्स को हमने स्टार्ट किया था। तो इसके बाद फिर हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। वेक्टर का हमने एक पार्ट पहले बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है वो आप वो देख लीजिए। अभी हमारे वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट है कि वेक्टर में और आगे क्या होता है। तो देखिए हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लिए। देन इसके बाद आज हम देखेंगे कि बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है। बैलेंसिंग कंडीशन मींस संतुलन अवस्था। कैसे? जैसे हम कहें कि किसी भी बॉडी पर कोई 1 या 1 से मतलब मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी हो कि 1 से ज्यादा बल अगर किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं तो वो वस्तु की कंडीशन क्या होगी। तो देखिए उसके लिए क्या कंडीशन है। अगर हम कह रहे हैं किसी बॉडी पर 1 से ज्यादा यानी 1 से ज्यादा मान लेते हैं कि F1 या F2 या F3। हमने मान लिया किसी वस्तु पर F1, F2, F3 तीन टाइप के बल, 3 तरह के बल उस पर अप्लाई हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं। अब ये वो वस्तु संतुलन में होगी या नहीं होगी, इसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि ये सारे बल अगर समान हैं, कि किसी वस्तु पर 1 से अधिक समान बल आरोपित हो रहे हैं, तो उन सभी बलों का टोटल, यदि उन सभी बलों का टोटल यदि क्या हो, 0 हो, देन ऑब्जेक्ट विल बी इन बैलेंस कंडीशन। तो वस्तु क्या होगी, संतुलन की अवस्था में होगी। कब? जब बॉडी पर एक्टिंग फोर्स जो होंगे यानी कि कार्य करने वाले जो बल होंगे, यदि वो उन सब का टोटल क्या होगा, 0, तो क्या होगी वस्तु, किसमें होगी भाई, संतुलन की अवस्था में। अब देखो जो इसका अपोजिट है, हम उसका अपोजिट भी ले सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं यदि कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में है, क्या कह रहे हैं हम, पहले तो हमने ये कहा था बलों के लिए, अब हम इसका अपोजिट पकड़ रहे हैं कि यदि कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में है तो वस्तु पर जितने भी फोर्स, एक्टिंग फोर्स जितने भी हैं, जितने भी बल कार्य कर रहे हैं, उन सब की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यानी इसको हम दोनों तरह से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि समान बल है, इक्वल फोर्स, समान बल यानी कि इक्वल फोर्स कितने भी हो हैं, तो वस्तु किसमें होगी, संतुलन में। अब इसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि इफ बॉडी इज इन अ बैलेंस कंडीशन देन द एक्टिंग फोर्स विल बी ऑल्सो इक्वल। यानी कि अगर संतुलन की अवस्था में तो एक्टिंग फोर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हैं बात। यानी जितने भी हमारे फोर्स है, अगर इन सभी फोर्स का मान इक्वल है तो वस्तु किसमें होगी, अपनी बैलेंस कंडीशन में। और अगर हम कहें कि वस्तु बैलेंस कंडीशन में है तो उस पर अप्लाई होने वाले जितने भी फोर्स होंगे, एक्टिंग फोर्स होंगे, उन सभी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, उन सभी का मान क्या होगा भाई, इक्वल होता है। सिंपल है कहानी। अब अगर जैसे कि हम कहें कोई हमारे पास फोर्स उसने दे दिए और अनफाइंड वैल्यू वाला फोर्स भी हमको दे दिया, तो उस फोर्स की हमको वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है, किस प्रकार से हम उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए भाई अपन क्या करें, उसने अपन से कह दिया कि किसी बॉडी पर F1 इक्वल टू कोई फोर्स दे दिया कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसने ये फोर्स अपन को दे दिया और F2 की वैल्यू दे दी हमको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये हमको वैल्यू दे दी। अब उसने कहा फाइंड करो वस्तु बैलेंस में है या नहीं है, वस्तु संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। अब देखो संतुलन की अवस्था के लिए क्या करना होगा अपन को, जो रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो इन दोनों को हम इक्वल करें कि F इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है ना। अब इनको आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो देखिए F1 और F2 कितने हो गया, 5i कैप, 3 और 4 कितना हो गया
7j कैप 5 और 6 कितना हो गया 11k कैप। क्या आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 11k कैप। ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू ये 0 आनी चाहिए थी रिजल्टेंट फोर्स, तब हम कह सकते थे कि हमारे जो भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है भाई, क्या है वो वस्तु संतुलन में, लेकिन ये 0 नहीं आए। तो अब एक तो ये, अब इस क्वेश्चन को और आगे वो क्या कहे कि यदि वस्तु संतुलन में नहीं है, इफ बॉडी डज नॉट ना बैलेंस, यानी तो उसे संतुलन में लाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, क्या फोर्स चाहिए होगा। तो अब हम वो फोर्स भी निकाल सकते हैं इससे। तो देखिए 2 फोर्स तो ये रहे, तो इसमें एक तीसरा फोर्स तो लगेगा, तो तब वस्तु किस में आ जाएगी बैलेंस में आ जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। सिंपल है। अब देखो F1 F2 की वैल्यू तो है मेरे पास टोटल की, और F3 लगाऊंगा तो वस्तु बैलेंस में आ जाएगी। तो ठीक है F1 F2 की वैल्यू ले लो। क्या है F1 F2 की वैल्यू 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 11k कैप। ओके, देन प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। F3 की वैल्यू चाहिए, तो F3 वेक्टर इक्वल टू सारा माइनस 5i कैप माइनस 7j कैप माइनस 11k कैप। दिस इज अवर F3 वेक्टर, जो कि इसको लगाने पर वस्तु किस में आ जाएगी बैलेंसिंग कंडीशन में। चलो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि F1 F2 ये आ गया था ना। अब इसमें अगर F3 को जोड़े तो देखते हैं 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो प्लस F3 वेक्टर की माइनस 5i कैप माइनस 7j कैप माइनस 11k कैप। सॉल्व कीजिए, कट गए सारे, क्या आ गया 0, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो वस्तु है जो हमने ली है, वो किस में है बैलेंसिंग कंडीशन में। अब देखिए जो F3 आया इसने वेक्टर की फॉर्म मांगी। अब वो आपसे कहे इसको इसका परिमाण निकाल के दीजिए, तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। परिमाण वो हमको मालूम है -5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 का स्क्वायर 121। सबको ऐड कीजिए सबको, और ये क्या आ गया इसका अंडर रूट। सबको ऐड कीजिए, ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ योर फोर्स। ठीक है, जिसका आपने क्या निकाल के दिया, उसको मैग्नीट्यूड निकाल के दिया। तो ये हमारी बैलेंसिंग वाली कंडीशन। अब अगर वो उल्टा कह दे कि भाई कोई बॉडी है बैलेंस की कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में है, तो बताइए उस पर लगने वाले फोर्स का मान क्या होगा। तो हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए, उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उनका मान क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल है। तो ये हमारी बैलेंस वाली कंडीशंस हुई। कोई परेशानी है किसी को। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि उसमें देखते हैं कि वस्तु बैलेंस वाली कंडीशन में होगी या नहीं होगी। देखिए एग्जांपल इसमें सारे हो सकते हैं आपके। F1 F2 लिया मैं, अब मान लो कोई F3 फोर्स भी ले लूं कि F3 वेक्टर इक्वल टू, जैसे कि हम लिख देते हैं 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप। ये क्या ले लिया मैंने F1 वेक्टर। F2 वेक्टर आ रहा है मेरा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब F3 की वैल्यू लेंगे हम। F3 को हम ले रहे हैं -8i कैप माइनस 8i कैप माइनस 5j कैप माइनस 9k कैप। ये 3 फोर्स है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए कि वस्तु संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो भी फोर्स है उन सबका टोटल करो संतुलन के लिए। तो टोटल कीजिए इन तीनों का, देखो क्या आएगा, +5 + 3 कितना आ गया, +8 -8 हो गया, कट गया आपस में, खत्म। -2 -5 -7 +7 कट गए आपस में, +6 +3 +9 -9 कट गए आपस में। क्या आ गया इन तीनों का टोटल ऑफ ऑल एक्टिंग फोर्स क्या आया, 0। देन वी कैन से द बॉडी, द जिसकी हम बात कर रहे हैं वस्तु
किसमें है? संतुलन की अवस्था में है। कहीं कोई परेशानी है? ठीक है। अब इसके बाद हम आगे लेते हैं हमारे टॉपिक को, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या लेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ये हमने ले लिया। अब वेक्टर एडिशन क्या होता है? जैसे कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, पिछले पार्ट में वेक्टर के में हमने देखा था सिंपल वेक्टर को जोड़ना है, जैसे अभी हमने किया था, सेम टू सेम, बस वैसे ही जोड़ना है कि कोई ए वेक्टर दे दिया, कोई बी वेक्टर दे दिया, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप दे दिया। अब इसको ऐड कर दो, प्लस 3 माइनस 1 2i कैप प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3j कैप माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6k कैप। ये क्या आ गया आपका? इन दोनों का एडिशन, जिसको हम रिजल्टेंट कह दें या आर वेक्टर कह दें। ठीक है। क्या करना है? सिर्फ ऐड करते समय i को i से ऐड करो, j को j से करो, k को k से करो। ये तो नॉर्मल हो गया मैथमेटिकली रूप से। अब अगर हम इसको ग्राफिकल रूप से देखें कि रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे देखेंगे? तो देखिए, ग्राफिकल मेथड से देखने के लिए हम कहें ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, इसको ध्यान से देखना ग्राफिकल रूप से। ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है। अब हम कह दें ये हमारा कोई बी वेक्टर है, सिंपल है। अब ए और बी दे दिए, अब इसको ग्राफिकल रूप से अपन को देखना है। अब ग्राफिकल रूप से देखने के लिए क्या करें? देखो सिंपल, हमने आपको बता रखा है किसी भी वेक्टर का ये क्या होता है और ये क्या होता है। ये इसका हेड होता है, ये इसकी क्या होती है? टेल होती है। तो अपने पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर वी। अब ग्राफिकल रूप से आपको ऐड करने के लिए अपन को क्या करना होगा कि ये तो वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर, सिंपल है, और ये वी वेक्टर। तो देखो कि जो एक वेक्टर है उस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को क्या कर दो? ऐड कर दो। ये क्या आ गया? वी वेक्टर। हम इसको जोड़ रहे हैं ग्राफिकल रूप से कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को, ये टेल को जोड़ा है नहीं जोड़ा? ये आपका क्या आ गया? वी वेक्टर। तो ये ग्राफिकल रूप से हमारा क्या हो गया? जुड़ रहा है। अब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा कि जो दूसरे वेक्टर का हेड है उसे पहले वेक्टर के टेल से क्या कर दो? ऐड कर दो। ये आपका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। सिंपल है कि दूसरे वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को, और फिर रिजल्टेंट का हेड भी यहीं आके मिलेगा। ये आपका क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। जैसे कि हम नॉर्मल ऐड कर रहे हैं कि i को i से ऐड कर दिया, j को j से ऐड कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ग्राफिकल रूप से अगर हमको ऐड करना है तो ये आपने देखेंगे कि ग्राफिकल रूप से किस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो इन ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन से कि द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन सा? ये, इसकी टेल कहां? ये, कि द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर कंसिडर्ड विद अ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। हेड देखो, फर्स्ट वेक्टर के हेड से हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। आफ्टर दैट a vector drawn from tail of, after that a vector draw from tail of first vector, यानी इसके बाद दूसरे वेक्टर को आप क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। कहां से? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर कर दिया, और इसका हेड कहां जाएगा? सेकंड वेक्टर में। सिंपल है। तो ये क्या हो गया आपका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर एडिशन। सिंपल है, ये वेक्टर एडिशन का आपका तरीका हुआ। वेक्टर एडिशन इस प्रकार से किया जा सकता है ग्राफिकल मेथड में। अब इसके बाद ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अब हम देखते हैं हमारा जो ट्रायंगल लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ क्या होगा। अब ट्रायंगल लॉ को देखने के लिए देखो क्या कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए, अब वेक्टर एडिशन में अपन एक नियम और देख सकते हैं, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का
नियम। देखिए बच्चों, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है? तो वो सिंपल है, क्रम कम्युनिटिक लॉ, यानी कि क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है? ये आपसे कह रहा है कि कोई भी दो वेक्टर है, अब मान लेते हैं कोई भी हमने दो वेक्टर ले लिया, एक ले लिया ए वेक्टर ले लिया और एक वी वेक्टर ले लिया, या तीन वेक्टर ले लिए या चार वेक्टर ले लिए, उन वेक्टरों को ऐड करें। कैसे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, या फिर ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, कुछ भी लिख लो जो आपकी मर्जी है, चार। अब देखिए हमने ये तीन एग्जाम्पल ले लिए, दो वेक्टर के लिए, तीन वेक्टर के लिए और चार वेक्टर के लिए। अब इन सबको हमने ऐड किया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? b प्लस ए वेक्टर भी लिख सकता हूं, इसको मैं r वेक्टर प्लस p वेक्टर प्लस q वेक्टर भी लिख सकता हूं, इसको v वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस r वेक्टर भी लिख सकता हूं। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, बीच में क्या है भाई? प्लस का साइन है यार। आप 2 प्लस 3 लिख लो, 5 ही आना है, या 3 प्लस 2 लिख लो, फिर भी 5 आना है। तो ये क्या कहलाता है? क्रम विनिमय का नियम। अगर आपने दो वेक्टर उठाए, उन दो वेक्टरों का ऐड कर रहे हो, तो उन दोनों वेक्टरों को a प्लस बी क्या लिख सकते हैं हम? b प्लस ए भी लिख सकते हैं। सिंपल है या नहीं है? कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए। कम्युनिकेट लॉ ये हमारा ये होता है सहचर का नियम, क्रम विनिमय का नियम। अब सेकंड आता है सहचर का नियम। वो क्या होता है? देखिए इसको यहीं लिख लेते हैं हम। नंबर 2, सहचर का नियम। अब ये जो सहचर का नियम है, ये हमारा ये क्या कहता है? ये आपसे यूं कहता है, अगर आपके कोई तीन वेक्टर हैं एडिशन में, यानी कि ऐड में, कैसे? और वो किस, ये तीन वेक्टर तो ये भी थे, लेकिन ये तीन वेक्टर किस हिसाब से हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि किसी एक वेक्टर के साथ दो वेक्टरों को क्या किया हुआ है? हमने ऐड किया हुआ है। एक वेक्टर के साथ किसी दो वेक्टरों को हमने ऐड किया हुआ है। तो इन वेक्टरों को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन्हें इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। सिंपल है यार, बीच में प्लस का साइन है ही है, तो इस साइन को अपन लिख भी सकते हैं। अब आप में कोई कि सर अगर मान लो यहाँ माइनस हो, लिख सकते हो क्या आप इसको कि a माइनस बी को b माइनस से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। समझ रहे हो बात को? यानी कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, सॉरी a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, बट a प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए। ये आपके वेक्टर एडिशन में हमने दो नियम देखे, क्रम विनिमय का नियम और एक सहचर का नियम। सिंपल है बच्चों। अब हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर एडिशन के लिए जो ट्रायंगल लॉ होता है हमारा, ट्रायंगल लॉ किस प्रकार से कार्य करता है। अब उनको देखना है अपन को कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। तो सिंपल है, ट्रायंगल लॉ को लिए देखो, पहले तो मैथमेटिकली रूप से देख लेते हैं, फिर हम उसको ग्राफिकली रूप से देखेंगे कि ये हमारा कोई वेक्टर ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल को हमने नाम ले लिया ए वी सी। सिंपल है। और मैं इसको कह रहा हूं ये मेरा पी वेक्टर है, ये हमारा क्यू वेक्टर है, और ये हमारा जो भी इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर ही मानते हैं, ये रिजल्टेंट ही है। अब देखो मैंने किसी भी जो इस ट्रायंगल की जो लाइन है, जो भी भुजा है, उस साइड है जो भी, उस पर मैंने किसी को भी वो क्या नहीं दिया, इसमें डायरेक्शन नहीं दिए। तो वो डायरेक्शन जब अपन इनको देंगे तो डायरेक्शन देते समय अपन को उसका ध्यान रखना है। अपन को पता है वेक्टर की हेड और टेल होती है, तो वो किस प्रकार से होगी, हेड और टेल को अपन को ये देखना है। तो देखो ये क्या कहता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ कहता है, आपसे ध्यान से समझना, कि कोई भी दो वेक्टर हैं, हम मान लेते हैं ये वेक्टर मान लिया हमने P वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन मैंने ये कर दी, और एक ये हमारा
क्यू वेक्टर है, सॉरी डायरेक्शन को ये इन दोनों, अब देखो दोनों की डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन किधर है इनकी दोनों की, सेम है नहीं है, दोनों एक तरफ है, एक ये रही ये रही, देखो यहां से आ रहा हूं इधर जा रहा हूं, डायरेक्शन सेम है नहीं है दो वेक्टरों की। तो सिंपल है, क्या कह रहा है ट्राइंगल लॉ कि किसी त्रिभुज की दो साइड को, दो भुजा को, किसी त्रिभुज की दो भुजा को दो सदिशों के से पी वेक्टर और क्यू वेक्टर से समान दिशा में इंडिकेट करें, दर्शाएं, सेम डायरेक्शन है या नहीं है। तो त्रिभुज की, ट्राइंगल की जो तीसरी भुजा है, जो थर्ड भुजा है, वो क्या होगी, अपोजिट साइड में होगी। तो देखो कैसे, इन दोनों की डायरेक्शन ये हुई तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट ये होगी। दैट इज कॉल्ड योर ट्राइंगल लॉ। ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज नियम होता है। तो क्या होता है त्रिभुज नियम, फिर से देखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिशों से एक ही दिशा में प्रदर्शित करें, निरूपित करें, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो हमेशा परिणामी, ये रिजल्टेंट है, परिणामी सदिश को विपरीत दिशा में शो करेगी। कैसे, अब इसको एक और समझ लीजिए। एक ट्राइंगल हम ये बना देते हैं, मान लीजिए बना दिया हमने एक ट्राइंगल ये। अब इस ट्राइंगल में देखो ये दो साइड है, इसकी डायरेक्शन मैंने ये ले ली, इसकी डायरेक्शन मैंने ये ले ली। तो अब बताइए जो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपोजिट होगी कि नहीं होगी। सिंपल है, यानी कि अब देखो इसमें अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, पता अपने आप चल जाएगा कि कौन सा रिजल्टेंट है, कौन सा क्या है, कौन सा वेक्टर है। तो देखो इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, ये कोई भी दो वेक्टर है, ये अपोजिट है, तो इन दोनों का क्या है, ये रिजल्टेंट, यानी हम कह दें ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। ये तो त्रिभुज नियम हो गया। अब आप बात करें अपन कि भाई त्रिभुज नियम की जो उपप्रमेय, अगर हम कहते हैं त्रिभुज नियम के अंदर भी एक नियम और निकालें तो क्या होगी, कैसे, जैसे कि अगर हम मान लें ये ट्राइंगल है एक और, ए बी सी, ये एक ट्राइंगल और ले लिया हमने। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इन तीनों की डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन क्या कर रहा हूं, सेम कर रहा हूं। देखो सेम है कि नहीं है, तीनों की डायरेक्शन बताओ। द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल सेम है या नहीं है, तीनों की, तीनों भुजाओं की डायरेक्शन एक ही रही। देखो इधर से चले इधर चले इधर, डायरेक्शन सेम है या नहीं है। तो अब डायरेक्शन सेम है तो यहां तो क्या था कि भाई दोनों की डायरेक्शन अलग अलग की, दो की सेम थी और तीसरी की अलग थी, लेकिन यहां क्या हो रहा है, तीनों की सेम हो रही है। तो अब ट्राइंगल लो क्या बनेगा, तो देखिए अब ट्राइंगल लो, अपने पास ट्राइंगल लो क्या है कि आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या इसको हम क्या देते हैं, ये हमारा क्या है पी वेक्टर है, ये हमारा क्या है क्यू वेक्टर। तो हम ले लेते हैं इसको पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर और ये हमारा क्या हो गया आर वेक्टर। ये तो ट्राइंगल लॉ था पुराना वाला। अब इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं भाई, ये तीनों की डायरेक्शन सेम है। तो यानी आर पहले की, देखो समझना, आर की डायरेक्शन पहले अपोजिट थी तो उस हिसाब से हमने आर लिखा। अब आर की डायरेक्शन यहां पर अपन ने उल्टी कर दी है ना, तो इस आर को क्या लिख सकता हूं, अपोजिट हो जाएगी, माइनस आर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इस आर को अब क्या करो, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू 0। आया क्या, नहीं आया, 0 आ गया ना। अब देखो यहां से एक नई लॉ बना, एक नया रूल बना, क्या कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों भुजाएं समान दिशा में हो, समान दिशा में है कि नहीं है, तो उन सबका जो टोटल है क्या बन के आएगा भाई, 0। क्या बन के आएगा, 0। कि द डायरेक्शन ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी ट्राइंगल इफ आर इन सेम डायरेक्शन देन द टोटल ऑफ ऑल वेक्टर इज 0। सभी सदिशों का योग क्या आएगा, 0 आता है। सिंपल है या नहीं है। तो ये हमारा ट्राइंगल लॉ के दोनों रूल देखे हमने। एक तो ये था कि जब दो साइड है, दो भुजाएं, उन दोनों भुजाओं को अगर दो भुजाएं समान दिशा में तो तीसरी अपोजिट होगी। और
किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं समान है तो उनका टोटल क्या आएगा भाई साहब, 0 आएगा। सिंपल है, नहीं है? ये तो ट्रायंगल लॉ हो गया अपना नॉर्मल वाला। अब इसको अगर हम ग्राफिकल रूप से देखना चाहें तो ग्राफिकल रूप से किस प्रकार से देखेंगे वो भी देख लीजिए, ग्राफिकल रूप से भी देख लीजिए और हमने मैथमेटिकल रूप से भी देख लिया है। तो ग्राफिकल रूप से क्या होगा ट्रायंगल लॉ हमारा, तो देखिए ग्राफिकल रूप से देखने के लिए क्या करना है, देखिए इधर, देखिए इसके लिए क्या करना है कि ये हमारा कोई वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा और ये हमारा हो गया, नाम ले लिया हमने ए वेक्टर, ले लिया भाई नाम ए वेक्टर। ग्राफिकल रूप से देख रहे हैं तो किसी वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो, टेल से कनेक्ट है नहीं है, ये क्या हो गया वी वेक्टर, कि किसी वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से क्या हो, कनेक्ट हो। तो जो थर्ड वेक्टर निकल के आएगा उस थर्ड वेक्टर का जो टेल है, थर्ड वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की टेल से कनेक्ट होगी। और उसका जो हेड होगा वो दूसरे वेक्टर के हेड से कनेक्ट होगा। ये आर हो गया ना, ए वेक्टर प्लस, और ये हमारा ट्रायंगल था या नहीं था, वहां पर हमने देखा था। तो देखो फिर से क्या हुआ ग्राफिकल रूप से कि किसी वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से कनेक्ट होगा, तो जो थर्ड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से, और थर्ड वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के हेड से कनेक्ट होगा। ये क्या है आपका ग्राफिकल रूप से ट्रायंगल लॉ। अब इसको अपोजिट देखें कि अगर इन तीनों को अपन यहां करें, जैसे कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल कनेक्ट है, तो और सेकंड वेक्टर का हेड कनेक्ट है थर्ड वेक्टर की टेल से। अब देखो तीनों की डायरेक्शन सेम है नहीं है, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो तीनों का टोटल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ आपने देखा। ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं कि उसने क्या कहा कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान दिशा में हैं तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है परिणामी सदिश को विपरीत दिशा में शो करती है। और अगर तीनों सदिश, किसी त्रिभुज पर तीनों सदिश समान दिशा में, तो सबका टोटल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। सिंपल है भाई। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ट्रायंगल लॉ। देखिए फैक्टर हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझते हुए चलिए सारी चीजों को, कहीं कोई इसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। एक एक चीज को अपन को नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद ये अपना ट्रायंगल लॉ हो गया। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ये सब वेक्टर एडिशन में चल रहा है हमारा, कि वेक्टर एडिशन में हमने नॉर्मल एडिशन देखा, फिर उसके बाद हमने बैलेंस वाली कंडीशन देखी, फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल लॉ देखा, अब फिर 2 नियम और देखे थे हमने, हमारे क्रम विनिमय का नियम और सहचर्य का नियम। अब लास्ट सेकंड हम देख रहे हैं नेक्स्टिंग पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम। किसके लिए, वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। सिंपल है। अब देखो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है अपन का, इसको ध्यान से देखिए। ये क्या आ गया अपना समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ। देखो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम। ये कोई पैरेललोग्राम बना लिया हमने,
नाम दे दिया इसको ए बी सी डी, नाम दे दिया इसको। यार इसको अपन को यहां जरूरत पड़ेगी तो इस डायग्राम को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इस साइड बनाते हैं, फिर बाद में रफ नहीं करना पड़ेगा। ये पहला ग्राम लो, हम इसको रफ कर रहे हैं। देखिए इसको यहां बनाते हैं जिससे अपने पास लिखने में आसानी रहेगी बाद में पूरा। ठीक है भाई, देखिए ए बी सी और ये डी, सिंपल है। ये हमारा पैलोग्राम है ए बी सी डी, कोई पैलोग्राम यानी कि कोई समांतर चतुर्भुज अपन को दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं इस पर हमारे कोई दो वेक्टर है। एक वेक्टर हमने मान लिया पी वेक्टर और एक वेक्टर हमने मान लिया हमारा क्यू वेक्टर। ये दो वेक्टर हमको दिए हुए हैं, एक पी वेक्टर और एक क्यू वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल क्या मान लेते हैं हम, थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या मान लिया, दिख रहा है सबको, दोनों के बीच में एंगल क्या मान लिया भाइयों, थीटा। सिंपल है कोई। अब देखो समांतर चतुर्भुज नियम में अपन को एक चीज मालूम है, समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि उसके आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। तो अब क्या करें, ये भी हमारा क्या हो गया पी वेक्टर और ये भी हमारा क्या हो गया क्यू वेक्टर। किसी प्रकार की समस्या है किसी को, ये हमारा क्या हो गया भाई पी वेक्टर और ये क्या हो गया क्यू वेक्टर। तो इस प्रकार से ये अपने चारों साइड समांतर चतुर्भुज की चारों साइडों को हमने नाम दे दिए। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए फिर अब आगे कैसे करना है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, चारों साइड हो गई। अब हम मान लेते हैं ये इसका क्या है विकर्ण हो गया। ये एंगल इसका थीटा था, ये पूरा ये थीटा एंगल हो गया। अब इसका ये विकर्ण क्या हो गया हमारा, क्या होता है हमारा उसका रिजल्टेंट क्या होता है आर, क्या होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर लिए। अब देखो आप इसमें ट्रायंगल लॉ लगा के देखिए, दो सदिश दोनों की भुजा सेम, तो तीसरे की अपोजिट है कि नहीं है। अब इसमें लगा के देखिए दो सदिश, अब इस ट्रायंगल में लगाओ, पी और क्यू की डायरेक्शन ये, इसकी अपोजिट, इन दोनों की डायरेक्शन सेम, इसकी अपोजिट। तो यानी कि हमारा ट्रायंगल लॉ भी काम कर रहा है ठीक तरह से। अब समांतर चतुर्भुज नियम में क्या देखा अपन ने कि दो वेक्टर लिए पी और क्यू, उन दोनों के बीच में एंगल क्या ले लिया हमने थीटा ले लिया। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होते, उस हिसाब से हमने क्या कर लिया रिजल्टेंट को बना लिया। अब क्या करें इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो लाइन ए बी है, जो हमारी ये है भुजा ए बी, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको ग्राफिकल रूप से भी अपन देखेंगे कैसे आएगा वो देखेंगे, पहले इसको मैथमेटिकल रूप से देख लें। इस साइड को हमने आगे बढ़ाया और बिंदु सी से इस पर एक परपेंडिकुलर एक लंब डाला, और जैसे ही इस पर हमने लंब डाला तो यहां जो ये एंगल बन के आएगा कितना होगा भाई 90 डिग्री, सबको मालूम है। इसको हमने नाम ले लिया पी ए बी सी डी, ई ले लेते हैं इसको क्या नाम ले लिया पॉइंट ई। पॉइंट ई हमने इसको नाम ले लिया। अब देखो क्या किया हमने, ये पॉइंट सी से साइड ए बी को जब आगे बढ़ाया तो इस पर हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। किसी कोई समस्या है इसमें, तो लंब डालने के पास अपने पास देखो एक नया ट्रायंगल बन के आया है, ट्रायंगल बी सी ई, जिसमें ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आई कि नहीं आई। अब अपन क्या करते हैं, पाइथागोरस की अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है, तो पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से वाय पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, कोई ना कोई ट्रायंगल चाहिए अपन को, तो और ट्रायंगल कौन सा चाहिए समकोण यानी कि 90 डिग्री वाला। तो देखिए ट्रायंगल ए सी ई, देखिए सब डायग्राम में देखिए एक बार सबको ट्रायंगल ए सी ई दिख रहा है या नहीं दिख रहा,
दिख रहा है सबको ACE। अब ACE में देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ACE यानी कि ये कर्ण R स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको। अब देखो इनकी वैल्यू रखते हैं, R की तो R है ही हमारे पास, AE को क्या लिख सकता हूं मैं, AB दिख रहा है ना सबको नीचे, AE को क्या लिख सकता हूं मैं, AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CE तो है ही है। अब देखो समस्या क्या है हमारे सामने, समस्या ये है, मैंने इसको तोड़ा क्यों, AB की तो वैल्यू है, BC की भी वैल्यू है, लेकिन देखो यहाँ BE की वैल्यू नहीं है, CE की वैल्यू नहीं है। तो अब इन वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन वैल्यू को निकालने के लिए मैं एक ट्राइंगल ले लूं अपना। देखिए एक ट्राइंगल अपन ने ले लिया, इस ट्राइंगल का नाम है आपको CBE, दिख रहा है ये ट्राइंगल अपन को CBE। तो ट्राइंगल BCE में दिख रहा है BCE। क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि मुझे VE और CE की वैल्यू चाहिए। डायरेक्ट हम यहां से निकाल सकते हैं, ग्राफिकल हम देखेंगे, ग्राफिकल में हम डायरेक्ट इसी में कर देंगे सारा काम, ये मैथमेटिकल रूप से देख रहे हैं। तो अब देखिए इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा निकालूं और एक कॉस थीटा निकालूं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इनकी अगर हमें वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा क्या होगा L अपॉन K और कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन K, यानी कि लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण। अब इनकी वैल्यू, अब समस्या क्या है कि कौन तो इसमें लंब मीन्स परपेंडिकुलर है, कौन बेस यानी कि आधार है, और कौन K कर्ण हाइपोटेनियस है। तो इनमें से अपन को देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आनी है। तो देखिए अपन को पता परपेंडिकुलर L क्या है, CE अपॉन कर्ण। देखिए कर्ण क्या होगा बताइए, क्या निकल के आएगा कर्ण हमारा, BE या BC, लंब का तो पता है, लंब डाला है, कर्ण क्या है, तो देखो इसके 90 के सामने वाला एंगल, 90 के सामने वाली भुजा क्या है BC, तो CE अपॉन BC। यहाँ बेस AE अपॉन BC बराबर किसकी वैल्यू चाहिए अब, BE और CE की, तो CE की वैल्यू निकालो। CE की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ CE की वैल्यू क्या आ गई, BC साइन थीटा, और यहां से AE की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, BC कॉस थीटा। ये वैल्यू निकल के आई कि नहीं आई दोनों, तो इन दोनों वैल्यू को हम यहां लिख सकते हैं कि CE की वैल्यू क्या आई है मेरे पास बच्चों, BC साइन थीटा, और इसकी BAE की क्या हो गया, AE कहां से आ गया, ये आधार क्या है BE है, वही तो मैं कहूं क्या हो गया ये BE। गर्मी इतनी पड़ रही है क्या करें यार। तो देखिए बेस क्या है BE और लंब क्या है CE, तो CE की तो वैल्यू लिख दी मैंने BC साइन थीटा, और BE की वैल्यू क्या आएगी, ये भी BE है हमारा, BE की वैल्यू क्या आएगी BC कॉस थीटा। अब ये सब क्यों किया, इसमें मान रख दीजिए डायरेक्ट, तो अब मान रखेंगे तो देखो क्या आने वाला है, R इक्वल की समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। तो देखिए R स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू रखो क्या है P, प्लस BE की वैल्यू क्या है BC कॉस थीटा, BC कॉस थीटा, और इस BC की वैल्यू क्या है अपने पास Q cos थीटा, तो मैं इसको Q cos थीटा लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं Q cos थीटा, चाहो तो यहां भी लिख लो, क्या लिख देंगे इसको फिर से कि Q sin थीटा और Q cos थीटा लिख दिया। तो हमने किसकी BE की वैल्यू लिख दी कितनी, Q cos थीटा, प्लस CE की वैल्यू लिखेंगे Q sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर बन गया भाई। अब इनके होल स्क्वायर को अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए होल स्क्वायर को सोल्व कीजिए, R स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर को लिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ
cos थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोलिए, क्या ये जाएगा ये कि क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ऐड कीजिए, देखो क्यू स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये क्यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे हम, तो पी स्क्वायर इन दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या आ गया अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर वैल्यू 1, क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आया नहीं आया, आर स्क्वायर है, आर का चाहिए तो क्या करें, अंडर रूट। तो दिस इज द योर रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर विच हैव द एंगल थीटा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस चीज को, ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया आर वेक्टर, क्या आया, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सिंपल है या नहीं है, ठीक है भाई, ये आपका रिजल्टेंट आ गया इन दो वेक्टर के लिए। अब देखिए, अब अगर हमें जो ये यहां पर इस, तो ये तो रिजल्टेंट आ गया, जो जिस भी दो वेक्टरों की हम बात कर रहे हैं जिनके बीच में एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। लेकिन अगर हम कहें कि वेक्टर और रिजल्टेंट यानी कि परिणामी के बीच में अगर कोई एंगल है, मैं मान लेता हूं अल्फा, इस अल्फा को कैसे फाइंड करेंगे। देखो थीटा क्या था, दो वेक्टर थे हमारे P और Q, उनके बीच का एंगल है कौन, थीटा। अल्फा क्या है अपना, जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है R, और किसी वेक्टर P अभी के बीच का कौन है, अल्फा। मैं जरूर नहीं अल्फा यहां लू, मैं यहां भी ले सकता हूं अल्फा। अब इस अल्फा को कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब इस अल्फा को फाइंड करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें। अल्फा को मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, आप आराम से देख लीजिए। अल्फा की वैल्यू हम यहां निकाल लेंगे। तो देखो अल्फा निकालने के लिए क्या करें, यहां देखिए अल्फा निकालना है हमें। अल्फा निकालने के लिए क्या करें, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE जो भी हमारे डायग्राम के अंदर आया था। देखिए ट्रायंगल ACE कहां है हमारा, ACE दिख रहा है सबको, ट्रायंगल ACE। अब इस ट्रायंगल ACE में अगर मुझे tan अल्फा चाहिए, क्योंकि एंगल क्या है अपना अल्फा है, तो देखो यहां अगर मुझे अल्फा चाहिए तो इस अल्फा को क्या निकाल सकता हूं मैं, tan बराबर क्या होता है हमारे पास, tan अल्फा है, तो tan अल्फा, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, होता है नहीं होता। tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, CE, बेस कौन है, AE। सिंपल है। अब इस वैल्यू को मैं यहां tan अल्फा में रख देते हैं हम, तो रखिए मान परपेंडिकुलर L अपॉन A हो गया अपना, L अपॉन A हो गया, तो L की वैल्यू रखिए CE अपॉन AE। मान रखा है नहीं रखा अपन ने, CE और A की वैल्यू आ गई, लंब और आधार दोनों की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। अब देखिए L अपॉन A हो गया, CE, C की वैल्यू क्या है मेरे पास, C की वैल्यू है अपने पास Q साइन थीटा अपॉन A की वैल्यू क्या है बच्चों, P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है, tan अल्फा। ये क्या आ गया आपका tan अल्फा। अगर मुझे अब अल्फा चाहिए तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा विच किसके बीच में है, वो परिणामी और किसी वेक्टर के बीच में, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड सम वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर। कितना है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब देखिए ये आपका कंप्लीट पैरेललोग्राम लॉ हो गया। इस पैरेललोग्राम लॉ को आप देख लीजिए आराम से,
नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ये कंप्लीट आपका मैथमेटिकली रूप से हमने आपको पैराग्राम लॉ बता दिया है, ये किस प्रकार से काम करेगा और कैसे काम करेगा। सिंपल है, इसको आप देखिए और समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जी देख लिया आपने। अब देखिए इससे जो एंगल है, इस एंगल से रिलेटेड हम एक दो पॉइंट और छोटे छोटे से उनको आपको बता देते हैं, जिससे आपसे चीजें क्लियर रहे कि एंगल को लेकर क्या चीजें आती हैं। अगर एंगल को लेकर जैसे कि हम कहें कि ये जो हमने देखा कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, ये रहा एक पी वेक्टर और ये रहा हमारा क्यू वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टरों में देखो एंगल निकालने का एक है कि इसमें जो एंगल होगा, एक एंगल वैलिड भी हो सकता है, एक एंगल इनवैलिड भी हो सकता है। तो किस प्रकार से, जैसे कि देखो अभी हमने इन दो वेक्टरों को लिया था, थीटा एंगल ले लिया था, ये तो वैलिड है। कारण क्या है, इन दोनों की जो टेल है, दोनों वेक्टरों की जो टेल है एक साथ है और हेड दूसरी साइड है। लेकिन अगर ये कंडीशन हो कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल हो और उसका हेड उस साइड हो, तो यहां एंगल क्या हो जाएगा, इनवैलिड, यहां एंगल नहीं माना जाएगा। अब हम कहें इन दोनों वेक्टरों की टेल मिली हुई है, तो यहां एंगल हो सकता है थीटा, जो भी 60, 45 जो भी आप लेना चाहो। लेकिन अगर किसी वेक्टर की किसी एंगल में, किसी वेक्टर में क्या होगा, दो वेक्टर हैं, ये इसका हेड है और इस दूसरे की टेल है, तो यहां पर एंगल पॉसिबल नहीं है। एंगल पॉसिबल कब होगा, जहां पर दोनों वेक्टरों के या तो हेड मिले या दोनों वेक्टरों के क्या मिले, टेल मिले, तब जाकर ही वेक्टर क्या होगा आपका, वहां पर वेक्टर के बीच में एंगल पॉसिबल होगा। सिंपल है। और जो ये दो वेक्टर है अपन रिजल्टेंट लिखते हैं कि R इक्वल टू P प्लस Q, ये लिखा हमने। देखो ये बेसिक बात है जो हम बता रहे हैं आपको कि R इक्वल टू हमने क्या लिखा, P प्लस Q। तो ये जो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ Q वेक्टर, टू वेक्टर यानी कि P वेक्टर और Q वेक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ प्लेन P और Q। अगर जो दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टरों का जो रिजल्टेंट है, जैसे कि R है, R वेक्टर इक्वल टू हमने क्या लिखा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर लिखा, तो ये दोनों वेक्टर क्या शो करेंगे कि प्लेन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, कि ये दोनों वेक्टर क्या है, प्लेन वेक्टर है। सिंपल है। तो ये आपका कंप्लीट पैराग्राम लॉ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट लॉ होगा एडिशन के लिए, एडिशन के लिए वेक्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसे हमने कई सारे लॉ देखे। अब इसके बाद जो लास्ट लॉ निकल के आता है हम उसको देखेंगे, फिर ये हमारा वेक्टर एडिशंस खत्म होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब ये वेक्टर एडिशन के बीच में हमारा जो नेक्स्ट लॉ बनता है पॉलीगन लॉ, यानी कि बहुभुज नियम। बहुभुज नियम मीन्स पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, यानी कि सदिशों के योगफल में बहुभुज नियम। अब देखो सदिशों का जो बहुभुज नियम है ये क्या होता है। देखो सदिशों का बहुभुज नियम सिंपल बेस है आपका किसके ऊपर, जो अपन ने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है अपन ने, ट्रायंगल लॉ। उस ट्रायंगल लॉ के ऊपर बेस है। किस प्रकार से है इसको देखेंगे। जैसे कि हम एक पॉलीगन बनाते हैं, सबसे पहले देखो पॉलीगन क्या होता है, जिसमें कई सारी क्या हो साइड, हम कह सकते हैं साइड कितनी भी हो सकती है, या तो 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी साइड हो सकती है। सिंपल ये पॉलीगन लिया। ये हमने एक पॉलीगन ले लिया। अब इस पॉलीगन को अपन क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। हम इस पॉलीगन को नाम दे रहे हैं, जैसे कि यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ए
बी सी डी और ई, ये हमारा पॉलीगन है। एक ए बी सी डी एक पॉलीगन दिया हुआ है। अब इस पॉलीगन में हम वेक्टर एडिशन को फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम निकालेंगे। तो अब हमने स्टार्टिंग में क्या था, ये हमारा जो ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस है। अब किस प्रकार से ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस है हम इसको देखना है। तो देखिए पॉलीगन आपको दिख ही रहा है। अब हम क्या करें, एस ई से वी, ठीक है, ये ड्रॉ किया। अब अपने पास एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। अब हम क्या कर रहे थे, इसमें हम वेक्टर के नाम ले लेते हैं। पहले ये जो दो वेक्टर थी हम कह देते हैं ये हमारा पी वेक्टर है और ये हमारा भाई क्यू वेक्टर है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो ट्राइंगल आया ए बी ई, इसमें दो वेक्टर दिए रखे हैं आपको, कौन कौन से, एक तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। सिंपल सी बात है, जो इसका रिजल्टेंट होगा यही होना है और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों के अपोजिट साइड। इसको मैं कह देता हूं कौन सा, ये एस वेक्टर। तो यानी क्या लिख सकते हैं हम, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर। लिख सकते हैं नहीं सकते बताओ, इसमें सामने लिख देते हैं कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर। कौन से ट्राइंगल में लिखा है हमने, ये ए बी ई में। अब एक ट्राइंगल ले रहा हूं, अब मैं दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अब मैं ये ड्रॉ करता हूं ई से सी को, ये हमने ई से सी को क्या किया भाई, ड्रॉ कर दिया। सिंपल है। अब ई से सी को हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं और ये देखिए ये एक ट्राइंगल बन गया। अब हमारे पास एक ट्राइंगल और बना है ई बी सी या बी सी ई में। अपन कह सकते नहीं कह सकते। अब देखो यहां पर इस प्रकार से ये बन के आ गया। अब इसमें क्या होगा, हाँ जी देखिए, फिर अब अपने पास ये ट्राइंगल बन गया एक बी सी ई। अब इसमें आगे कैसे करेंगे, ये ट्राइंगल, अच्छा एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को अभी ना लेकर एक दूसरा ट्राइंगल बना देते हैं, ये वाला, ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं। कौन सा, ट्राइंगल बी डी ई में। तो कोई सा भी ले लो, अपने हाथ में सारे ट्राइंगलों को अपन को लेना है। तो ये तो अपना हो गया एस वेक्टर, ठीक है भाई। अब यहां एस वेक्टर हो गया और इस वेक्टर को मैं नाम ले लेता हूं तुम्हारा कौन सा वाला, और ये हो गया ये, इसको कह देता हूं मैं टी वेक्टर। कौन सा कह रहा हूं, टी वेक्टर। ये जो ट्राइंगल है, तो देखो एस की तो वैल्यू है हमारे पास, ये गया, इसकी डायरेक्शन ये हुई थी, ये टी वेक्टर और आ गया। अब इन दोनों का ऐड करेंगे हम, तो ऐड करेंगे देखिए कि एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर, एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट क्या बन के आएगा, ये वाला, ये होगा कि नहीं होगा रिजल्टेंट इसका। तो इस रिजल्टेंट को हम ले लेते हैं एस टी यू, क्या कह रहा हूं मैं इसको, यू वेक्टर कह रहा हूं। ये कौन सा वेक्टर आ गया तेरे पास, यू वेक्टर। सिंपल है। अब इस यू वेक्टर की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, यू वेक्टर बराबर एस की वैल्यू रखो क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, एस की वैल्यू आ गई प्लस टी वेक्टर, ये यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ट्राइंगल एक और आ गया अपने पास बी सी डी। देखो सारे ट्राइंगल हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये बच रहा है, ये ले लेते हैं ट्राइंगल बी सी डी में। दिख रहा है बी सी डी। तो देखो यू वेक्टर है ही है। अब इस वेक्टर को जो है हमारा ये यू वेक्टर हो गया। सिंपल है भाई, कोई समस्या। अब इस वेक्टर को हम नाम ले रहे हैं, इसको ए पी क्यू आर एस टी यू वी, वी तक आ गए ना अपन, यू वी नहीं आया। तो इस वेक्टर को हम नाम ले रहे हैं हमारा कौन सा, वी वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया भाई, वी वेक्टर। अब देखो इसकी डायरेक्शन ये सेम है या नहीं है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी। और इस फाइनल वाले को हम कह रहे हैं आर वेक्टर। तो अब आर वेक्टर की वैल्यू क्या हुई बताओ, कि वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, और फिर वी की तो है ही है, यू वेक्टर की वैल्यू रखो, यू वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस
p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस t वेक्टर, दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल r वेक्टर। अब देखो, अब एक चीज देखिए, r वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आया तुम्हारा, ये सारी चीजें देखिए यहां से चल रहे हैं। अब इन सब की डायरेक्शन, सबसे पहले तो ये जो पॉलीगन है ना, इस पॉलीगन की जितनी भी साइड है इन सब की डायरेक्शन देखते हैं। ये हम चल रहे हैं, इन सब की साइड देखो आप, ये सबकी साइड सेम आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये जो आपका R1 क्या है, ये R क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पॉलीगन, यानी कि सदिशों के एडिशन का क्या बन के आ गया आपके पास भाई साहब, बहुभुज का नियम। अब बहुभुज का नियम क्या बना कि बहुभुज का नियम कहता है कि किसी भी बहुभुज में जितनी भी साइड होंगी, जितनी भी जो भुजाएं होंगी, उन सभी भुजाओं का जो योगफल है, उन सभी भुजाओं का योगफल का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, बहुभुज को बद्ध करने वाली भुजा के बराबर होता है। यानी कि जो लास्ट में बहुभुज की जो भुजा आने वाली है, लास्ट में बहुभुज की जो भुजा आ रही है, उस भुजा को जो बंद करेगी, भुजा पॉलीगन को जो भुजा बंद करेगी, वो उसका क्या कहलाएगा भाई साहब, परिणामी सदिश। क्या कहलाता है बच्चों उसका, वो परिणामी सदिश। यानी जिस भुजा ने पॉलीगन को बंद किया वो उसकी क्या कहलाएगी, परिणामी सदिश। तो देखिए ये आपका पॉलीगन लॉ हुआ और ये एडिशन ऑफ वेक्टर हुए। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने कई सारे लॉ पढ़े, कई सारे नियम देखे। अब इन सभी नियमों को आपको देखना है और इनको समझना है। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आए तो उसको हमको आपको बताना है, ठीक है भाई। देखिए बच्चों, अब इसके बाद वेक्टर एडिशन हो गया। अब हम आपको कई सारे इसके छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट हैं वो बताने वाले हैं कि कई बार एग्जाम में ये आता है, तो एग्जाम में जब वो आए तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे हैं, जैसे कि हम नंबर 1 पॉइंट देख रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल, यानी कि जब दो सदिश आपस में क्या हो, समांतर हो। When two vector are parallel means जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, यानी उनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, जब उनका रिजल्टेंट क्या होगा वो देखना है। तो देखिए क्या होगा रिजल्टेंट, हमारे पास है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, कॉस 0, यानी कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी आर बराबर क्या आ गया, p प्लस क्यू। और ये आर की कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम। और ये कब है, व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल, यानी कि जब दो सदिश आपस में क्या है, एक दूसरे के दो सदिश आपस में क्या हो भाई, समांतर हो। कि ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है और थीटा क्या है इनके बीच में, 0 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको अब आप डायरेक्ट देखो, अब एग्जाम में आए तो अब रिजल्टेंट हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि व्हेन द टू वेक्टर आर पैरेलल देन द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, कि उनके बीच में जो रिजल्टेंट जो परिणामी होगा क्या होगा, मिनिमम या सॉरी मैक्सिमम होता है। सिंपल है। अब देखो इसको रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड आर बराबर मॉड पी प्लस क्यू। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं कि मॉड आर बराबर मॉड पी प्लस मॉड क्यू। सिंपल, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट देखें कि जब वेक्टर क्या हो, एंटी पैरेलल हो। नंबर 2, जब वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी कि थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री।
तो उस कंडीशन में आर क्या निकलेगा ये देखना है अपन को। उस कंडीशन में आर क्या होता, देखिए सिंपल है, क्या करें, यहां पैरेलल था यानी कि cos 0 कितना था 1, अब यहां cos 180 कितना होता है -1 होता नहीं होता, तो यहां मैं -1 लिख दूं, यानी कि आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, -1 आ जाएगा यानी कि -2pq, क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा आर मिनिमम बराबर पी माइनस क्यू। ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट कि व्हेन द टू पैरेलल आर एंटी पैरेलल, व्हेन द टू वेक्टर इन एंटी पैरेलल यानी कि थीटा बिटवीन द इमेज 180 डिग्री, देन द रिजल्टेंट विल बी अ मिनिमम। सिंपल है, यानी कि ये कैसे है वेक्टर एंटी पैरेलल है, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है कितना है भाई साहब 180 डिग्री। समझ रहे हो बात को? तो ये अपनी देखो ये डायरेक्ट गणित है, डायरेक्ट अपनी इक्वेशन सॉल्व हो रही है, इससे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप कि जब वेक्टर क्या हो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मीन्स 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री है तो उनके बीच में क्या होगा भाई जो रिजल्टेंट है मिनिमम। नंबर थर्ड, व्हेन वेक्टर आर इन अ परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन इस कंडीशन में आर क्या होने वाला है हमारा, बताइए आर क्या होगा। सिंपल है cos 90 cos 90 जो है cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताइए, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0 बनेगा, नहीं बनेगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये कौन सी कंडीशन है, जब वेक्टर आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर। हम बना देते हैं ये डायग्राम, ये पी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर क्यू वेक्टर, आपस में वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं। ये कैसे आपस में, यानी कि इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो इस कंडीशन में अब देखिए रिजल्टेंट क्या आ गया आर स्क्वायर, ये तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या आ गया बच्चों इसका रिजल्टेंट आ गया। कब, जब वेक्टर आपस में कहाँ परपेंडिकुलर। देखो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट आप अगर रिजल्टेंट पूछे पैरेलल के लिए तो सिंपल लिख देना मैक्सिमम पी प्लस क्यू, एंटी पैरेलल आए तो सीधा निकालने की जरूरत नहीं है, बार बार सीधा मिनिमम लिख देना पी माइनस क्यू। अगर 90 डिग्री आए तो सिंपल क्या लिख दो आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो ये तीन कंडीशन हो गई, सिंपल है। अब इन तीन कंडीशन के बाद अगर हम कहें और बाकी की अगर इसमें हम कंडीशन लेना चाहें तो देखिए और कंडीशनों को देखते हैं। अब इसका ध्यान दीजिए, ये हम क्यों बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई डायरेक्ट कोई सम आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन में आप बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आप रिजल्टेंट यानी कि इसको सीधा परिणाम निकाल के दे सकते हो, सिंपल है। अब देखिए अगर वो आपसे कहे नंबर 4, केस नंबर 4, तो केस नंबर 4 क्या होगा, केस नंबर 4 है अगर वो आपसे ये कह रहा है, देखिए केस नंबर 4 क्या है अपना, कि अगर दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, इफ आर टू वेक्टर मैग्नीट्यूड आर सेम, यानी कि मानते हैं आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है। अब कंडीशन क्या है अपनी, कंडीशन ये है कि बोथ आर वेक्टर यानी कि p वेक्टर एंड q वेक्टर आर सेम इन एंगल थीटा, उनके बीच में एंगल कितना है भाई थीटा का एंगल है। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होगा, देखो कंडीशन कब है, जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो। तो देखो आर स्क्वायर बराबर सेम में मान लेता हूं, ए मान लेता हूं इसको कि ये ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, तो आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, तो आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा।
तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आई कि नहीं? अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा का अपने पास एक फॉर्मूला होता है अगर याद हो तो, या 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा का। देखो आपको हमने जनरल जो क्लास ली थी अपन ने कॉस थीटा का एक फॉर्मूला बताया था, अगर किसी को याद है तो उसको याद की देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, सोच के देखो क्या आ रहा है, नहीं पता? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है नहीं होता? इस फॉर्मूले को यहां रख दो तो 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी रिजल्टेंट की 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंपल है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे कहीं? अब देखो चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं अपन, कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू थी कॉस थीटा 1 माइनस 1 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस 4, हाँ इसमें ये एक और ये लगाइए फॉर्मूला माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है इसका 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। सिंपल है। अब इसको आप, अब ये कब हुआ आपका रिजल्टेंट, जब दो वेक्टर दे रखे हों जिनके परिमाण आपस में क्या है भाई, जिनके परिमाण आपस में इक्वल है और उनके बीच में एंगल क्या है थीटा। ये केस नंबर नेक्स्ट हो। तो देखिए इस प्रकार से कई सारे केस अपन ले सकते हैं। अब एक केस और है जो जर्नल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एंगल निकालने के लिए कह रहा है, क्या है उस केस को क्या ले सकते हैं, वो आपसे मान लो अगर कह दे कि ये इक्वेशन है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। उसने आपसे कहा कि द बोथ ऑफ वेक्टर p वेक्टर इक्वल है q वेक्टर और उनका रिजल्टेंट भी बराबर है, उनका रिजल्टेंट भी बराबर है। तो इस कंडीशन में एंगल बताओ मुझे, एंगल क्या होगा? केस नंबर 5 कि इस कंडीशन में इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या बनेगा कब? व्हेन द वेक्टर एंड रिजल्टेंट आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड। तो बताओ क्या बन के आएगा? ये देखो अपन मान लेते हैं कि आर बराबर पी बराबर क्यू बराबर, इसको हमने कुछ भी मान लेते हैं ए, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। सिंपल है। ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। आ गया भाई, किसी प्रकार की दिक्कत? 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मान के चला जाएगा, ये से क्या बच गया इधर 1, इसको 2 को इधर ले आऊं तो 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1 कॉस थीटा बराबर माइनस 1/2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और कॉस में 1/2 क्या होता है? 120 डिग्री, 120 डिग्री माइनस 1/2। तो देखिए ये सिंपल आ गया। अब पांचवी कंडीशन क्या हुई? जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो और ये कह रहा हो कि जो उनका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट भी उनके बराबर है, तो इस कंडीशन में उनके बीच में एंगल क्या होने वाला है? 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। तो देखिए वेक्टर की हमने बहुत सारी कंडीशंस देखी बेटा, एडिशंस ऑफ वेक्टर के अंदर जितनी भी पॉसिबल कंडीशन थी सब कुछ देख सकते हैं। डायरेक्ट केस हमने बता दिए। अब देखो अपनी जो वीडियो है काफी लंबी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो इसका प्रोडक्ट होगा वेक्टर का एक और पार्ट लाएंगे अपन, उसके अंदर वेक्टर के जो प्रोडक्ट अपने डॉट और क्रॉस उनके बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर की जितनी भी संपूर्ण संभावनाएं, जितनी भी कंप्लीट कंडीशंस जो भी हो सकती है हमने आपको सारी बता चुके हैं। इसके बाद अपन प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी देख लेंगे, फिर प्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स भी देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।